Hi guys, I'm back with a special video for you guys. Let's say for my juniors and our juniors. It's regarding first year MBBS guideline. तो आई नो इतना तो आपके पास काफ़ी कीमती वक्त है, आपका ज़ाया नहीं करते, तो मैं ज़रा वो रिव्यू दे दूँ वीडियो के हवाले से। पहले हम टॉपर से वो रिव्यू लेंगे ब्लॉक वाइज, ब्लॉक A B C। उसके बाद मुझे पता है कि इतना कोई पढ़ता है नहीं, अच्छी बात है आप स्टार्ट से पढ़ें, कॉलेज के स्टार्ट से या मिड से पढ़ना स्टार्ट करें। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट लास्ट 20 डेज़, लास्ट 30 और 40 डेज़ में फर्स्ट ईयर का कोर्स कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उस हवाले से मैं उन एवरेज स्टूडेंट से आपको मिलवाऊंगा, उनसे टिप्स लेंगे, शॉर्टकट्स लेंगे, उनसे पूछेंगे, और बाकी जो कंप्लीट गाइडलाइन है वो आप चलेंगे अभी टॉपर्स के पास, उनसे गाइडलाइन लेते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विदिशा खान है एंड आई एम फ्रॉम सेकेंड ईयर MBBS। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की जो ब्लॉक A है, MBBS ब्लॉक A, उसके बारे में गाइड करूँगी कि वो आप किस तरह अच्छी तरह उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं उससे हम लोग बायोकेम से, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वास्ट उसका सारा स्कोप है। और तो उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप पढ़ें उसकी क्लासेस जितना है, क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो उसका चैप्टर का लास्ट है। मैंने पंकजा यूज़ की थी ओवरऑल सारा पूरी फर्स्ट ईयर में पंकजा यूज़ की थी, तो आखिर में आप उसके यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, उनकी सारी आप जितना वो करेंगे, क्योंकि वो आगे आपको हिस्टो में भी काम आएगा, आपका फिजियो में भी काम आएगा, हर चीज़ में वो उसके यूजेस काम आते हैं। उसके बाद आप न्यूक्लियोटाइड्स का चैप्टर है, वो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसका शुरू वाला तो सारा बेसिक है जो हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते आए हैं, लेकिन जो आखिर में उसके जो यूजेस हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, वो भी आप मतलब कहाँ पे वो सेल में कहाँ यूज़ होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और उनके फंक्शंस, उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उसमें इतनी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, या उनका कितना आपको लेना चाहिए पर डाइट, उनकी वैल्यूज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता हो कि विटामिन है और उसका दूसरा अल्टरनेटिव नेम क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेफिशिएंसी में क्या डिजीज़ होती हैं, वो बहुत ऑस्टली में बहुत आता है, और ये प्रॉफ के पेपर में भी बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड वाटर सॉल्युबल विटामिन से बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये करना है, लेकिन उनकी फजूल की डिटेल्स में नहीं जाना। पंकजा से कर लें, सही है, या तो आप कोई भी चार्ट, सिर्फ वाटर सॉल्युबल विटामिन का चार्ट भी देखें तो मोर देगा। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है पोरफायरियाज और हीमोग्लोबिन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारा उसका हीमोग्लोबिन का, बिलीरुबिन का जो साइकिल है वो बहुत अच्छी तरीके से करना है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उस पर करना है। और जो पोरफायरियाज है उसकी सारी टाइप्स करनी है, क्योंकि वो ऑस्पी में वो टीचर उसी से बार बार घुमा फिर आके उसी से क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन प्रॉफ की थ्योरी के पेपर में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऑस्पी में इससे पूछा जाएगा। उसके बाद थैलेसीमियाज का जो चैप्टर है पूरा, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, जो A B सारे वो आपने करने हैं, वो ऑस्पी में आता है, लेकिन थ्योरी के पेपर में नहीं आता। उसके बाद ये बायोकेम का बेसिक था, लेकिन आपने इसको साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि बायोकेम इसकी बहुत लेंथी है। आपको मर्ज़ी, आपने वीडियोस देखनी है देखो, लेकिन अगर आप बुक से भी पढ़ो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद GA पे आते हैं, तो टोटल ब्लॉक A में हमारे पास जो एनाटॉमी में है वो GA की छोटी सी बुक है, लेकिन वो छोटी है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए ऐसे है कि उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा, जितना भी आप पढ़ लो वो आप बाद में आपको रिपीट करनी पड़ती है, तो इस वजह से आप उसमें सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू कर लो कि कौन सा, कि क्या चीज़ लिखी हुई है। ये नहीं कि आप बोलो छोटी सी बुक है आखिर में कर लेंगे, वो इस तरह का नहीं है। तो आपने जो उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो जॉइंट्स का आपने चैप्टर करना है, पहला जो उसका चैप्टर है जिसमें सारी बेसिक्स दी हुई है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार सेकेंड ईयर में भी आपको मतलब आगे बहुत काम आएंगे। और सर्कुलेशन का चैप्टर, और आखिर में जो लिम्फेटिक्स का चैप्टर है वो आपने करना है। स्किन वाला जो बीच में से वो आप स्किप कर दें वो खैर है, लेकिन हाँ, बोन्स वाला जो चैप्टर है, बोन्स और जॉइंट्स वाला, वो आपने करना है, और उसको आप प्रॉफ की तैयारी में अगर आप एक दिन भी दें तो वो आराम से GA हो जाएगी, लेकिन वो ज़रूर लाजमी करनी है, उससे MCQs बहुत मुश्किल आते हैं। फिर फिजियो पे आए, तो फिजियो में जो शुरू के चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन, सेल, होम्योस्टेसिस, वो पुराने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने पढ़ लिए हैं, वो हर जगह रिपीट होंगे, तो वो आप एक दफ़ा पढ़ लो, कुछ इतना उसमें ख़ास नहीं है। लेकिन अगर आप आगे जाएँ, ब्लड के जितने चैप्टर हैं, ट्रांसफ्यूजन्स के, इम्यूनिटी के, और जो हमारे पास साइकिल्स होंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, हीमोस्टेसिस के चैप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आता है हीमोस्टेसिस से इतना प्रॉफ में नहीं आता, लेकिन जो ट्रांसफ्यूजन के जो चैप्टर है वो हमारे पास प्रॉफ की थ्योरी के पेपर में बहुत ज़्यादा आएगा। उसमें मतलब बार बार कि ये ट्रांसफ्यूजन, इसको ये वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो सकता है, इसको इस पेशेंट को ये हो सकता है, तो वो उससे आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना है।
फिजियो में जो पोटेंशियल का है एक चैप्टर आता है पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो ब्लॉक बी में रिपीट हो जाएगा। तो वो अगर आप प्रॉफ में कर रहे हो तो ब्लॉक बी में रिपीट हो जाता है। इस वजह से उसमें इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नर्व्स पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए क्या आता है। इसका ऑस्पी में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं नर्व्स पोटेंशियल से रिलेटेड, और प्रॉफ की थ्योरी के पेपर में भी आते हैं। तो फिजियो में बेसिक यही था, और इसकी ऑस्पी इतनी नहीं है, सिर्फ इसका पोटेंशियल से रिलेटेड सवाल आएंगे। और उसके बाद है एम्ब्रियो। बाकी ब्लॉक्स की मैं नहीं कहती, ठीक है ब्लॉक बी की छोटी है, ब्लॉक सी की भी इतनी लेंथी नहीं है, ब्लॉक सी की इंपॉर्टेंट है लेकिन लेंथी नहीं है। ब्लॉक ए की एम्ब्रियो बहुत लेंथी है, उसमें आई थिंक 6.5 चैप्टर्स हैं। तो आपने अगर चैप्टर 1 से शुरू करो, लेकिन लैंगमैन मैंने फॉलो की थी तो वो उससे सारे MCQs आ जाते हैं, कवर भी हो जाते हैं, तो आपने वो करनी है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, चैप्टर 2 हर चीज़ डिटेल में करो, साथ साथ नोट्स बनाओ। ये देखो फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकंड वीक में क्या है, थर्ड वीक में क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार आता है। अगर इस वीक में सोमाइट्स का नंबर क्या है, इस वीक में मतलब ये डेज वीक और साथ में वीक्स भी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। सोमाइट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑस्पी में भी पूछा जाता है, थ्योरी में भी आता है। तो ये आपने एम्ब्रियो के ऊपर बहुत फोकस करना है। लैंगमैन से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, काफ़ी है। मेरी दोस्त ने डॉक्टर अजीत के लेक्चर्स किए थे, तो वो भी बहुत आउट क्लास ज़बरदस्त हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लो, वरना आप बुक से भी कर लो, काफ़ी है। हिस्टो की बात करें तो लाइक हुसैन से पढ़ लें। एपिथेलियम मतलब हर चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन ये वाली एपिथेलियम कहाँ पे है बॉडी पे। इसकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू का इसकी एग्जांपल आनी चाहिए। डेंस फाइब्रस, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे होते हैं। और जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उसमें स्प्लीन पे फोकस करें, स्प्लीन और जो थाइमस है इसके ऊपर आप फोकस करें तो ये आप आ जाएगा। और बेशक रिवीजन के लिए प्रॉफ में डाई4 को यूज़ कर लें। कंसेप्चुअल पढ़ें, हर चीज़ कंसेप्चुअल पढ़ें। इसलिए ना पढ़ें कि आपने मार्क्स लेने हैं कि बस आपके मार्क्स आ जाएं किसी तरह। आपने मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, आप सिर्फ ये पढ़ो कि आपने किस तरह अच्छे डॉक्टर होने के लिए पढ़ना है। अपने आप को समझाएं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मरियम इरशाद है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आई वुड लाइक टू शेयर कि MSK के लिए कुछ अगर टिप्स चाहिए आपको। ये आपको पता है आपका ब्लॉक भी है और इसमें MSK एज द नेम स्टैंड्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज़ एनाटमी ऑब्वियसली। मेरी जो पर्सनल पढ़ने की स्ट्रेटजी है वो ये है कि 2 सब्जेक्ट्स को मैं ऑन टॉप ऑफ माई गेम रहती हूँ कि वो एटलीस्ट मैंने टीचर्स के साथ साथ कवर की हूँ। लेकिन क्योंकि MSK में एनाटमी का बहुत ज़्यादा पोर्शन है और फिजियो और केमिस्ट्री इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसमें मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट कुछ नहीं करते, फिजियो केमिस्ट्री नहीं कर रहे, आप एनाटमी को लाइक ऑन टॉप रहें। उसमें एम्ब्रियो, हिस्टो और लोअर लिम और अपर लिम बिल्कुल मतलब आपने टीचर्स के बिल्कुल साथ साथ करनी है। इंटरनल्स के लिए बात करें, फिर अगर उसमें आपकी फिजियो आप अगर रखना चाहते हो अपने साथ या आपको केमिस्ट्री पसंद है, आप केमिस्ट्री ऐड ऑन कर लो या ओवर द वीकेंड्स उनको आप कैचअप कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली जो मैंने गलती की थी वो ये थी कि आई डिडंट लुक एट एनी विजुअल इमेजेस व्हाइल स्टडीइंग। तो उससे ये होता है ना, आपको भूल जाता है। जितनी भी आप एनाटमी पढ़ोगे, ओरिजिन्स याद करो, इंसर्शंस याद करो, अगर आपने पिक्चर नहीं देखी हुई, अगर आपने मॉडल नहीं देखा हुआ, आपको भूल जाएगी। 2-3 दिन बाद आपको भूल जाएगी। तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो आपने रेपिटेशन करनी है, ज़रूर करनी है, क्योंकि एनाटमी याद इस तरह होती है। एनाटमी का और नो राउंड अबाउट वे कोई है नहीं। फिजियो में आप कॉन्सेप्ट चलो ले लो, आप कोई लगा लोगे कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री भी इसी तरह ही है, याद करनी है। आप याद करोगे आपको इतनी अच्छी आएगी। तो पहली बात तो ये है कि आपने रेपिटेशन करनी है, ओरिजिन इंसर्शंस आपने बार बार रिवाइज करने हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे आपके ऑस्पी की भी ट्रेनिंग हो जाएगी। बेहतर ये है कि आप म्यूज़ियम में जाके मॉडल्स देख लो, ओरिजिन इंसर्शंस याद करो और फिर मॉडल पे जाके उसको प्रैक्टिस करो। इससे आपका मॉडल भी प्रिपेयर हो जाएगा, इससे जो आपने चीज़ें याद की हैं वो भी आपको याद रहेंगी। और ऑब्वियसली MCQ से सब प्रैक्टिस करते हैं, वो आप 10 डॉक्टर से कर लो। और इसके अलावा क्योंकि फिजियो और केमिस्ट्री की तरफ अगर हम आएँ तो फिजियो तो इसमें बहुत थोड़ी है, तो उसके आप नोट्स बेशक स्किप मारो, मैंने भी नहीं बनाए थे। बुक से आप पढ़ते हो, बुक से कवर हो जाएगा। एनाटमी के आप बना लो नोट्स, अगर आप नोट्स से पढ़ते हो। वो भी बेसिकली हर किसी का अपना स्टाइल होता है। कुछ बच्चे नोट्स से बना लेते हैं, कुछ बच्चे बुक्स पढ़ लेते हैं, तो उनका कवर हो जाता है। मैंने पर्सनली नोट्स बनाए थे। अपने लिए आप डायग्राम्स खुद बनाओ तो भी आपको याद हो सकता है। फिजियो के लिए मैं कहती हूँ बुक से स्टिक करो, बुक आप पढ़ लोगे हो जाएगा। और केमिस्ट्री में आई गेस 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आई गेस, प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं और आपके ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं आई थिंक। तो उसमें आप अगर 2 चीज़ें भी अभी इंटरनल के लिए अगर आप 2 चीज़ें भी इसमें से अच्छे से कर लो और जो आखिरी चीज़ आप छोड़ोगे वो आप प्रॉफ के टाइम पे भी कर लेते हो तो ठीक है। जिस तरह मैंने मिनरल्स छोड़ दिए थे इंटरनल में, मैंने इतने अच्छे नहीं किए थे, मैंने वो प्रॉफ के टाइम पे पिकअप कर लिए थे। तो उस तरह भी आप कर सकते हो। बेसिकली ये बात है ना कि आप जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो तो डोंट कीप दिस इन योर माइंड कि आपने अभी ही 100% सब कुछ करना है। मेडिकल डजंट वर्क लाइक दिस।
आपने कंसिस्टेंटली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली आप पढ़ो। इवन आप 2% एवरी डे करो, वो अल्टीमेटली एट द एंड 100 बन जाएगा। लेकिन ये ना सोचो कि आपने फर्स्ट डे से आपको 100% आता होगा। और मॉड्यूलर सिस्टम का तो ये फ़ायदा भी है कि कुछ चीज़ें आपको एनाटमी में आप पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएंगी, वही चीज़ आप फिजियो में पढ़ोगे, आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट क्लिक करेगा, आपको फ़ौरन वो चीज़ समझ आ जाती है। तो इस मॉड्यूलर सिस्टम को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करो। बेसिकली इंटरनल में अगर आप 80% भी कवर करते हो ना, दैट्स इनफ, क्योंकि फिर प्रॉफ के टाइम पे रेस्ट ऑफ 20% आप अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, वो एंड पे 100% बन जाता है। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है एंड आई एम फ्रॉम सेकंड ईयर MBBS। अच्छा, मैं अभी आपको CVS का बताऊंगी कि कैसे इंटरनल में क्या करना है और फिर प्रॉफ के लिए एक्स्ट्रा टिप्स। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। सबसे पहले एनाटमी का बुक एनाटमी के लिए स्नेल्स ही फॉलो करनी है। फर्स्ट ईयर MBBS में आपको सारा कुछ स्नेल से कवर होता है, चाहे वो MSK हो चाहे वो CVS हो। CVS की एनाटमी काफ़ी थोड़ी है, ठीक है। स्नेल्स का ये होता है कि बच्चों को थोड़ी सी समझने में कभी कभी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई होती हैं, डायग्राम्स अच्छी नहीं है। वीडियो देखो, टॉपिक रीड करो उसको। CVS में तो इतनी वो थोड़ी है कि आप बस बार बार उसको रिवाइज़ करो, वो आपके जहन में बैठ जाएगी। इतने मुश्किल MCQs भी नहीं आते, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी का मसला है, अगर आप MSK की देखो या फिर आप CVS की देखो, ऑस्टियो स्नेल से कवर नहीं होती, उसके लिए BD पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फलेस मेडिकोस की वीडियोस देखो, बोन पकड़ो, 5 मिनट में आपकी वीडियो, आपकी जो भी ये सारा है ऑस्टियो हो जाती है। और ऑस्टियो का स्टेशन भी एक आता है, तो उस पर इतना फोकस रखने की ज़रूरत भी नहीं है। बायोकेम में, ठीक है, 2 ही चैप्टर्स हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स। लिपिड्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि पंकजा पढ़ो, ठीक है। अगर पास करना है ब्लॉक सिर्फ अच्छे मार्क्स से, मैंने सत्या की थी, मेरे नहीं हुए लिपिड्स के MCQs, प्रॉफ में भी इतने अच्छे नहीं हुए, इंटरनल में भी नहीं हुए। अगर तो टॉप करना है तो फिर पंकजा करो, पास करना है तो सत्या करो, सत्या आराम से कर देगी। और जो प्रोटीन्स हैं, मैंने उसके लिए नहीं पढ़ी थी बुक, सत्या भी नहीं पढ़ी थी और पंकजा तो की ही नहीं थी। मैंने उसके लिए वीडियोस देखी थी, सेल्फलेस मेडिकोस की वीडियोस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसकी वीडियोस देखें। जो KM वैल्यू है वो बहुत अच्छे से वो बंदी समझाती है, बुक से इतनी अच्छी नहीं समझ आएगी जितनी उससे आएगी, ठीक है। और सारे MCQs, उससे 4-5 MCQs तो मस्ट आती हैं CVS में, तो वो आपकी कवर हो जाएंगे उसमें से। और जो आखिरी 3-4 पेजेस हैं प्रोटीन्स में, जिसमें इंजाइम का सीरम लेवल कौन सी डिजीज़ में कौन सी इंजाइम का कितना इंक्रीज़ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत ज़्यादा MCQs प्रॉफ में भी आए थे, 5-6 मुझे तो वही नज़र आ रहे थे, तो वो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। वीडियोस देखो, बुक पढ़ो, बस उसको बहुत अच्छे से करना है। प्रोटीन आपके तकरीबन ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फिजियो। CVS में फिजियो है, बहुत लेंथी है। प्रेप्स में बहुत, इंटरनल में तो होती ही नहीं है, और प्रेप्स में इतना मसला होता है कि आपको रिवाइज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब उसमें भी यूनिट वाइज चलूँगी। सबसे पहले हार्ट, ठीक है। हार्ट में पहले 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने डॉक्टर नजीब नहीं सुने, बट मैंने एक आध वीडियो उनकी देखी थी, अच्छी है। डॉक्टर नजीब को सुनो और साथ उनके नोट्स बना दो, और वो अच्छे से करना है। या फिर आप MBS लेक्चर्स की वीडियोस देखो, ठीक है, अगर गाइडन फॉलो करनी है उसकी वीडियो सुनो, साथ साथ गाइडन रीड करो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर जो 3rd और 4th चैप्टर हैं ECG वाले, बच्चों को वो मुश्किल लगते हैं, उसकी आपने बेसिक्स समझनी है, ठीक है। अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ECG क्या है, इतनी डेप्थ में नहीं जाना। वो वेक्टर शेक्टर वाली मैंने की थी चीज़ें, वो इतनी आती ही नहीं है, ना इंटरनल में आती हैं ना प्रॉफ में आती हैं। उसको आप अगेन कोई वीडियो वगैरह देख लो, समझ लो, बस उसको इसलिए समझना है कि जो लास्ट चैप्टर है, जो 5th चैप्टर है, जो कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, या जो ECG में जो भी वो चीज़ें हो रही होती हैं, उसको समझने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। 3rd और 4th चैप्टर आप समझ लो और 5th चैप्टर को अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में अगर आप यूब में हो तो जो मैम की स्लाइड्स हैं वो भी काफ़ी हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे मैंने वो पढ़ी थी और मेरा हो गया था, इंटरनल में उनसे चीज़ें हो जाती हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। वरना बुक रीड कर लो, इतने नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से हो जाती है। रेस्पिरेशन बीच में आती है, सर्कुलेशन लेंथी है, बच्चे क्लास में सुनते नहीं हैं, समझ भी नहीं आती, आप इतनी देर बैठ नहीं सकते, जोन आउट हो जाते हो। उसको समझना ज़रूरी है, उसका कॉन्सेप्ट बनाना ज़रूरी है, और फिर उसकी रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहले आप अगेन डॉक्टर नजीब सुन सकते हो, ठीक है, उनके नोट्स बना दो फॉर क्विक रिवीजन, ठीक है। दे विल टेक टाइम बट ट्रस्ट मी दे विल बी वर्थ इट, ठीक है। मैंने गाइडन फॉलो की थी, गाइडन से भी अच्छे से होती है। और मैंने MBS लेक्चर्स, क्योंकि वो गाइडन की एक लाइन समझाता है और वो बताता है कि इस पैराग्राफ में क्या काम की चीज़ है, क्या नोट करना है, क्या नहीं करना, उसकी वीडियो साथ साथ सुनो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने नोट्स बनाओ। एंड पे एक टाइम आएगा कि आप जब प्रेप्स में बैठोगे तो आपकी 2 दिन में भी सर्कुलेशन हो जाएगी। और उसके बाद आपने गाइडन रिव्यू उठानी है सबसे पहले, उसके MCQs प्रैक्टिस करने हैं, सर्कुलेशन है, हार्ट है, या जो भी रेस्पिरेशन है, MCQs प्रैक्टिस करो और फिर 10 डॉक्टर्स के करो।
ठीक है, जितने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करोगे सर्कुलेशन उसी तरह से आपको कि आपका वो सारा कॉन्सेप्ट है। सही है। और जो OSPE है उसका मैं बता देती हूँ, जो CVS की OSPE है उसमें बच्चों को वाइवा का बड़ा मसला होता है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है और दोबारा कैसे रिवाइज़ करेंगे, तो उसके लिए कोई भी शॉर्ट बुक रख लो, फिर दोस्त मैं सजेस्ट करूँगी, उसमें सारा कुछ होता है। टीचर आपसे बहुत घुस के चीज़ें नहीं पूछते, वो वही चीज़ पूछते हैं जो मेन इतना टाइम ही नहीं होता स्टेशन में, तो फिर दोस्त कर लो, इट विल बी मोर देन। आइए चलते हैं हमारे नीचे वाले टॉपर्स की तरफ। हमारा पहला अजूबा शाह साहब का इकलौता बेटा हसनैन शाह। तो ये इन्होंने मेरा जिक्र किया है। अब मैं जो हूँ इनकी टोली का बंदा हूँ। मैंने शुरू से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से कोई ब्लॉक नहीं पास किया, कोई ऐसी ट्रिप नहीं है, कोई ऐसी ईव नहीं है जिसमें मैं ना गया हूँ। गया तो दूर की बात, मैनेजमेंट में ना हुआ हूँ। और फिर भी ब्लॉक्स में दौरान मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे आगे होते थे टॉपर्स लोग, उनसे हम कहते थे भाई तू हमें पास करे, तो वो इस तरह घर के आगे बैठ जाते थे। तो ब्लॉग्स में भी चीटिंग नहीं होती। प्रॉफ फिर आया, फिर 1 महीना हमारा रह गया था। फिर मैंने कहा अब इस प्रॉफ में क्या करें, तो फिर मैंने माँ बाप की ताजत की दुआओं की वजह से, दोस्तों की दुआओं की वजह से और मेरी अनथक थोड़ी सी रातों को नींद हराम करने की वजह से, और तो एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हाँ, इस 10 डॉक्टर्स की वजह से मैंने प्रॉफ पास कर दिया है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ अपने दूसरे अजूबे की तरफ। आई एम द अनलकीस्ट पर्सन ऑफ दिस बैच 26। साल के स्टार्ट से मैंने पढ़ना शुरू किया था, सारे ब्लॉक पास, अटेंडेंस पूरी, सिलेबस टाइम से पहले कवर। और ये मेरे दोस्त, ये लोग, इनकी सुबह 12 बजे होती थी, इन्होंने कोई पार्टी, कोई ईव, कोई नाइट, कोई डिनर नहीं छोड़ा। तो अब मुझे देख लें कि मैं इनके साथ बंक कर रहा हूँ। इससे जो मैंने कंक्लूड किया है कि आपने नॉर्मल रहना है, ना बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा बनना है और ना आपने बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना है। और एक बात जो है कि प्रॉफ में चीटिंग नहीं होती, तो चीटिंग के भरोसे बिल्कुल नहीं जाते। तो चलते हैं हमारे तीसरे अजूबे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो हूँ अभी बात करने वाला हूँ वो बहुत इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं इन सब से बिल्कुल गया गुजरा हूँ। ठीक है, मैं जब आया था प्रॉफ के लिए 1 हफ़्ता पहले, तो मुझे ये भी पता नहीं था कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं। वो शर्म की बात है, लेकिन बस ऐसा हुआ था। तो फिर अहमल भाईजान का शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ इसकी वजह से, और जो बाकी मेरे रूममेट है वैस, अमार, उमर, हसनैन वगैरह, इन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मुझे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कराई हैं। तो 15-20 दिन में मेरा कोर्स माशाल्लाह मुकम्मल हुआ था और मैं आराम से पास हो गया हूँ। ठीक है, तो दूसरी बात ये थी कि टेंशन तो बहुत ज़्यादा होती है आखिरी हफ्ते में। तो अगर आप लोग अंडर टेंशन काम नहीं कर सकते ना, स्टडी नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने तो हमेशा ज़िंदगी में बिल्कुल आखिरी दिन में पढ़ा है ना, और मैं ज़्यादा चीज़ें पढ़ता भी नहीं, इंपॉर्टेंट पढ़ता हूँ, सारी मुझसे नहीं पढ़ी जाती। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए मैं कहूँगा कि यार बंदा स्टार्ट से रेगुलर पढ़े, थोड़ा जितना भी पढ़ सकता है ना। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं ख़ुद भी कुछ बोलना चाहूँगा, ख़ासकर एनाटमी के हवाले से, क्योंकि आपको पता है एनाटमी MSK हो गया, CVS हो गया, आपके अपर लिम है, लोअर लिम है, थोरिक्स 1, थोरिक्स 2। तो FSC और मैट्रिक का जो सीन होता है वो होता है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर याद रखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सीन उलट इसलिए कि आपके पास है ही 2 चैप्टर और दोनों चैप्टर से फिक्स MCQs आएंगे, तो उसमें आपको चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क होने चाहिए आपके पास, कि आप जब रिवीजन करते हैं, खासकर जो स्टार्ट से पढ़ रहे हैं वो तो 2-3 दफ़ा करके कर लेते हैं चैप्टर्स, उनके लिए ईजी होता है। लेकिन जो लास्ट में करेंगे उनके लिए ये है कि आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मार्क हों वो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। और दूसरी बात ये है, अगर मार्क नहीं है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा और फेसबुक का लिंक अवेलेबल है, आप मैसेज कर सकते हैं। अभी ऑर्गेनाइज़ नहीं है, मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगा, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और बाकी जो है एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप जो तोरो रीडिंग करते हो तो वहाँ पे जब अंडरलाइनिंग करते हो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करना है, पूरे पेज को अंडरलाइन नहीं करना। काफ़ी पर्सन इस तरह गलती करते हैं, वो पूरे पेज को ही अंडरलाइन कर देते हैं, तो फिर एंड में रिवीजन में उनको अंदाज़ा नहीं होता क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या गलत है। तो जब आप तोरो रीडिंग करते हैं आपका सारा फोकस होता है जो चीज़ें आप अंडरलाइन करते हो इंपॉर्टेंट समझ के, तो MCQs हमेशा उसी इंपॉर्टेंट लाइन से आते हैं जो आप पिक करते हो खुद ही, क्योंकि आपके माइंडसेट में आप भी वही चीज़ पढ़ रहे हो, टीचर भी वही चीज़ पढ़ रहा है, तो सबके लिए वो चीज़ ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।